वेलकम बैक। हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं लेकिन स्टिल जो है ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इसको कब लेबल करेंगे? कोई बंदा है वो 3 या इससे ज़्यादा दवाइयाँ खा रहा है और वो दवाइयाँ बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके डॉक्टर ने अकॉर्डिंगली उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और इसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहेंगे, या ऐसी ब्लड प्रेशर की बीमारी जो कंट्रोल करना मुश्किल हो रही है। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। तो अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकती है, उसकी वजह से मतलब आप जितनी भी दवाई खाते रहें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। उनको आज हम डिस्कस करेंगे और इस पे कैसे काबू पाना है वो हम डिस्कस करेंगे। ये आप सारे पॉइंट जो है ना वो ज़हन नशीन कर लें या इनको राइट डाउन कर लें, क्योंकि आपने इस तरह चलना है और ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपने हर बंदा ये उसमें नहीं होती एबिलिटी कि वो कंट्रोल कर सके। जब ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो जाती है तो किसी आपको हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट, या पाकिस्तान में डेफिनेटली जो कम लोग हैं और जो हमारे पास जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो इसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं और अंडरलाइंग काज को इसको देखते हैं। वो कार्डियोलॉजिस्ट है तो उसके पास भी आप जा सकते हैं, वो भी इसके लिए एक्सपर्ट होता है। तो कोई भी 3 कम्बिनेशन आप ले रहे हैं, लाइक आप उनका ब्लड प्रेशर एक दवाई से कंट्रोल नहीं था, दूसरी दी डॉक्टर साहब ने, तीसरा दिया, चौथा दिया और फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। अब उसमें दवाइयों में जो डॉक्टर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि अगर वो दवाई जो दी है उसमें कोई डायूरेटिक शामिल नहीं है, जो दवाई दी है उसमें एस इनहिबिटर ना हो, या फिर कोई जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ना हो। ये 3 तो बेसिक है ना, ये बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और ये डिफरेंट लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट हैं। इसके बाद बीटा ब्लॉकर और अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी है या कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है तो उसके मुताबिक आपका डॉक्टर ट्रीट करेगा। अब अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता तो उसकी वजह हो सकती है कि पहली सबसे इम्पोर्टेंट वजह है तो आप उस दवाई को प्रॉपर ले नहीं रहे। यानी कि जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी कि ब्लड प्रेशर की गोली रोज़ाना खाना क्यों ज़रूरी है या रोज़ाना क्यों खाएं। तो बेसिकली जब आप ब्लड प्रेशर की गोली रोज़ाना खाते हैं तो उसकी एक सर्टेन डोज बिल्ड होती रहती है बॉडी में। तो फिर जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम जी चेक करके ब्लड प्रेशर जो है ना वो फिर हम दवाई खाते हैं। तो अगर आप चेक करके खाते हैं तो 2-3 दिन आपने क्योंकि लगातार खाई भी होती है, उसकी सर्टेन डोज बॉडी में होती है। फिर जब आप चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है क्योंकि वो पिछली डोज असर कर रही होती है। जब आप उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो वो अब्रप्टली ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो पहले तो ये देखना है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉपर दवाई हम ले रहे हैं, नहीं ले रहे तो उसको हम फिर प्रॉपर करेंगे। डॉक्टर्स रिलेटेड इश्यूज यही हैं कि राइट मेडिसिन, राइट कम्बिनेशन और उसका कोई जो डोज है वो सब ऑप्टिमल आप ना ले रहे हो। तीसरी चीज़ हो सकती है कि आप कोई इन दवाइयों के ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ कोई और दवाइयाँ ले रहे हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही हैं। लाइक कोई आप कोई दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, या आपकी कोई बैड हैबिट्स हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, स्मोकिंग करते हैं, सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है आपका। तो जितना आप सॉल्ट इनटेक ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी अगर केयर नहीं है तो जितनी मर्ज़ी आप दवाई खाएं ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह एक और कंडीशन होती है, कोई अंडरलाइंग कॉज हो जाए, लाइक कोई बंदा है उसको, जैसे हमने वीडियो बनाई थी कि नींद में खराटे आते हैं, पीसफुल स्लीप नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो वो आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीट करेंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को देख के या हॉस्पिटल में आके भी कभी किसी बंदे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये मतलब कि कंडीशनल है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं कि डॉक्टर के वाइट कोट को देख के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्लड प्रेशर है और ऐसे कॉजेज़ हैं जो सर्जरी या किसी इंटरवेंशन की वजह से ठीक होते हैं, क्योंकि ये अंडरलाइंग डिजीज़ ब्लड प्रेशर को हमेशा ज़्यादा ही रखती हैं। लाइक हमने एक और वीडियो बनाई थी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस पे, यानी कि जो वेसल्स गुर्दे की तरफ जा रहे हैं उसका सिकुड़ना, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि रेनिन तो गुर्दे ने रिलीज़ करनी है, उस तरफ अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं जाएगा, आर्टरी की स्टेनोसिस होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। उसको फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं, एस इनहिबिटर, बाकी दवाइयाँ देते हैं। अगर वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता तो फिर इंटरवेंशन करनी पड़ती है। CKD है, यानी कि कोई गुर्दों की दायमी बीमारी है, उसमें बड़ा
चैलेंजिंग होता है वो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट इस चीज़ को देखेगा और उसको ट्रीट करेगा कि इसमें ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल रखना है। नींद का मैंने बता दिया। नींद के साथ साथ एक इशू होता है कि एंग्जाइटी, आप परेशान हैं किसी भी मसले की वजह से, तो आप जितनी भी ब्लड प्रेशर की दवाई खा लें, आपका ब्लड प्रेशर जब तक वो एंग्जाइटी फैक्टर ठीक नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता रहेगा। इसी तरह एक और कंडीशन है कि गुर्दों के ऊपर ना एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स में कभी ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है। जब वो ट्यूमर होता है तो वो एक दूसरे एंजाइम जो नॉर्मली रिलीज़ हो रहे होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ करवाता है, जो ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बढ़ा के रखते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम नॉर्मली कम नहीं होने देते। 120-80 है तो कुछ एंजाइम हमारी बॉडी में ज़रूरी भी है ना कि वो इतना ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, बहुत कम भी ना हो जाए। तो वो जब एंजाइम ज़्यादा सिक्रिएट होते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन गुर्दों के जो एड्रीनल्स हैं वहाँ से आता है। तो वो जब ट्यूमर होगा तो वो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज़ होगी और फिर वो ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होगा। अगर दवाइयों से वो कंट्रोल हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, वो ट्यूमर का कुछ हिस्सा या मुकम्मल तौर पे एड्रीनल्स को रिमूव करना पड़ता है ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। तो इसके अलावा एक और कंडीशन है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये भी एड्रीनल से रिलेटेड है, यानी कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा आ रहा होगा, वो सॉल्ट एंड वाटर को ज़्यादा कंजर्व करेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो इस तरह की ये कंडीशंस हैं। इन तमाम कंडीशंस में आपको मैंने ट्रीटमेंट बता दिया कि आपने इस तरह चलना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं जो जिसको पता हो कि ऑप्टिमाइज थेरेपी क्या होती है, वो इस चीज़ का एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट होना चाहिए। थैंक यू, होप यू गॉट द पॉइंट।